मॉर्निंग। कल हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट कर दी थी, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। देखो न्यूक्लियस, ये हमारी कोई सेल है। सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। उस लिक्विड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से वहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक मेम्ब्रेन और 2 मेम्ब्रेन, लेकिन इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है। को ये 2 मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, एंड देन ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर ये गैप प्रेजेंट है। इनको हम पोर्स बोलते हैं। इन पोर्स का क्या फंक्शन है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं हो सकते हैं, वो इस पोर्स के थ्रू बाहर की साइड में पास आउट हो जाएंगे, और अगर अंदर जाना होगा साइटोप्लाज्म से तो अंदर की साइड चले जाएंगे। अब देखिए बाहर क्या जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होती है। जो हमारे डीएनए होता है, जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, वो आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होती है। उस आरएनए को बाहर लेके आया जाता है न्यूक्लियस से सेल के अंदर, इन्हीं पोर्स के थ्रू। ठीक है, जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स किसका पार्ट थे, जो हमारे फ्लोएम होते हैं प्लांट के अंदर, उन फ्लोएम के 4 पार्ट्स थे ना, तो उस सीव ट्यूब पार्ट में ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साथ ही साथ जो मैच्योर आरबीसी होती है, जब एक आरबीसी की फॉर्मेशन होती है ना, जिस टाइम पर यंग स्टेज में होती है, वहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाती है तब जो न्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, और इस टाइप की आरबीसी को हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। इस टाइप की आरबीसीज को हम बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड आरबीसीज। की पहले वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन बाद में अभी वो न्यूक्लियस क्या हो चुका है, डीजेनरेट हो चुका है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 के अंदर, सॉरी 1831 के अंदर, 19 तो अभी है, 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस के अब देखो पार्ट्स की बात करते हैं अगर हम, तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। 4 पार्ट के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स होते हैं। एक ही मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन वाउड होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन कंटिन्यू करती है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू करती है। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम। इस न्यूक्लियर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, वो भरे हुए रहते हैं। कुछ क्रोमेटिन थ्रेड्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड, डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर डीएनए है ना, तो वो ट्रांसफ़र करवाते हैं कैरेक्टर्स का। तो हेरिडिटरी मटेरियल होता है ये, हेरिडिटरी मटेरियल कौन, क्रोमेटिन। ठीक है, और किसके अंदर प्रेजेंट है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, कि यहाँ पर जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है उसके लिए स्पेस प्रेजेंट है, वो हेरिडिटरी मटेरियल यहीं पर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं व्हीकल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। न्यूक्लियस का सेकेंड नेम है ये। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए की फॉर्मेशन कहाँ होती है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। आरएनए की फॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर, और डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए जब बाहर आएगा, जैसे कि 3 टाइप के आरएनए आपको कल बताए थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करके लेके आता है। आरआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और टीआरएनए अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का मेन पार्ट होते हैं उनको ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारे पास में न्यूक्लियस के बारे में। अब देखो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको बताया कि वेसिकल्स होते हैं यहाँ पर, और ये वेसिकल्स जाके किसके साथ में फ्यूज़ करते हैं, गोल्जी बॉडी के साथ में फ्यूज़ करते हैं। ये गोल्जी बॉडी होती है। इस गोल्जी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, इसके आसपास में भी। और ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं।
इनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। सबसे पहले गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी, इन्होंने इस गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, देखो ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये वेसिकल्स है। यहाँ पर 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक सिस फेज होती है इसकी, एक ट्रांस फेज होती है और एक मीडियन फेज होती है। गोल्जी बॉडी की 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फेज के अंदर गोल्जी बॉडी डिवाइड होता है, सिस फेज, मीडियन फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज का मतलब जहाँ पर वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं और वो फ्यूज करके ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करवाएंगी। सिस फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज इसको हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। और ट्रांस फेज क्या है, मैच्योर होने के बाद में डेवलप हो रही है, पहले मिडिल में प्रेजेंट है, और ट्रांस क्या है, मैच्योर होने के बाद हो रही है, तो इसको हम मैच्योरेशन फेज या मैच्योरिंग फेज भी बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी की। अब गोल्जी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, जैसे जो हमारा RER है या SCR है, वहाँ पर प्रोटीन्स की और लिपिड्स की सिंथेसिस होगी, वेसिकल्स के अंदर फ्यूज़ होंगे, फॉर्मेशन होगी, फ्यूज़ होंगे। वो वेसिकल्स कहाँ फ्यूज़ होंगे, इस गोल्जी बॉडी के साथ में, और फिर अगर यहाँ पर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इनका फंक्शन होगा, वो परफॉर्म किया जाएगा। जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, इन गोल्जी बॉडीज़ के अंदर भी क्या होगा, जो ये गोल्जी बॉडीज़ भी RBC के अंदर, मैच्योर RBC के अंदर जितनी भी टाइप की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सभी एब्सेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि मैच्योर RBC को ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करवाना है, और साइज़ कितना होता है RBC का, बहुत छोटा होता है, तो स्मॉल साइज़ की वजह से वो अपने अंदर से जितनी भी ऑर्गेनेलीज होगी उन सबको डिजेनरेट करवा देती है जब वो मैच्योर फेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है RBC तब, ठीक है। अब देखो ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी के अंदर लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। लाइसोसोम एक अनदर ऑर्गेनेली है, इस लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहाँ होती है, इस गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स के थ्रू होती है। ये जो वेसिकल्स हैं ये लाइसोसोम के लिए प्रोटीन बनाते हैं, एंड देन लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। तो हेड पोर्शन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम किसका बना हुआ होता है, गोल्जी बॉडीज का बना हुआ होता है। और ये जो मिडिल पीस होती है ना, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियाज क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म मूवमेंट कर सके। तो ये थे हमारे पास गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्या क्या है, एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, साथ ही साथ कुछ हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी। जो हमारा स्किन कलर प्रोवाइड करने के लिए जो पिगमेंट होता है मेलेनिन, स्किन कलर के लिए पिगमेंट होता है मेलेनिन, स्किन पिगमेंट है ये, तो इसकी भी फॉर्मेशन कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। ये हमारा हो गया गोल्जी बॉडी। अब देखो सेल के अंदर जैसे ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ चुका, यहाँ हमारी गोल्जी बॉडी आ चुकी। अब कुछ वेसिकल टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम राइबोसोम या लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। एक राइबोसोम प्रेजेंट है नेक्स्ट, एंड देन ये लाइसोसोम। राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं, 70S होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर 80S होते हैं। लेकिन ये राइबोसोम्स क्या है, एज सच कोई ऑर्गेनेली नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन सबको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन्स टाइप की स्ट्रक्चर है। जबकि राइबोसोम के साइड में बाहर पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये राइबोसोम को हम एक्चुअल बोलते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की सबसे पहले डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे पैलेड, उन्होंने की थी, ठीक है। ये सब कहाँ की जा रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सब चीज़ों की डिस्कवरी की थी। किसने की थी राइबोसोम की डिस्कवरी, पैलेड ने। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर 80S होते हैं। 70S की 2 सब यूनिट होती हैं हमारे पास में, 50S एंड 30S। ऐसे ही जो 80S सब यूनिट होती है उसकी फिर से दोबारा से 2 सब यूनिट होती हैं, 60S एंड 40S, ठीक है। ये इनको अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल ज़्यादा आता है, लेकिन वो कुछ सरफेस एरिया एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर लेती है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस एरिया है, कंप्लीट सरफेस एरिया, ये कम होता है। देखो एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक यहाँ ये स्मॉलर सब यूनिट होगी। बस स्मॉलर सब यूनिट को कवर कर लिया गया है लार्ज सब यूनिट के थ्रू। इसी राइबोसोम के ऊपर 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस राइबोसोम के ऊपर क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर mRNA भी आ सकता है, tRNA भी आ सकता है। इन 3 साइट्स के ऊपर mRNA और tRNA आते हैं। इनको हम बोलते हैं A साइट, P साइट एंड E साइट। ये 3 साइट्स होती हैं जो राइबोसोम को प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती हैं।
जब प्रोटीन फॉर्मेशन करवाते हैं तो राइबोसोम का दूसरा नाम क्या हो जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ये हमारे पास राइबोसोम के बारे में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। देखो सेंट्रोसोम क्या होता है, ये जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स जो होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये सेल डिवीजन के अंदर रोल प्ले करते हैं। कोई भी सेल होती है ना, तो उस सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और उन सेंट्रियोल्स को कवर अप करके जो रखते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? स्टार्टिंग में तो सेंटर में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जिस टाइम के ऊपर सेल को डिवाइड करना है, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, उस टाइम पे ये सेंट्रियोल्स सेल के पेरिफ्री के ऊपर अपोजिट साइड्स के अंदर चले जाएंगे। जैसे 2 प्रेजेंट है तो बाद में क्या होगा, ये यहाँ चले जाएंगे। इस तरीके से सेंट्रियोल्स की डिवीज़न हो जाता है और ये सेंट्रियोल्स फिर सेल की डिवीज़न में रोल प्ले करते हैं। ये सेंट्रोसोम्स किसके बने होते हैं? कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। सेंट्रोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स अगर बोलना चाहो तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरीके से एक स्ट्रक्चर अरेंज करते हैं, वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ अरेंज होते हैं। ठीक है, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं। तो एक माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 13 सब यूनिट्स होती हैं, फिर यहाँ 12 होती हैं और यहाँ 11 होती हैं। ठीक है, इस तरीके से सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है, वो माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, वैक्यूल बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर है तो उसकी मेम्ब्रेन तो होगी ना कोई, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल क्या करता है? प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सैप वैक्यूल और गैस वैक्यूल 2 टाइप के होते हैं। सैप वैक्यूल क्या करेगा? कुछ प्रोटीन्स को कंटेन करके रखेगा, और गैस वैक्यूल्स क्या करेंगे? गैसेस को कंटेन करके रखेंगे। ठीक है, कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कुछ पिगमेंट्स को कंटेन करके रखेंगे, और वो पिगमेंट क्या करते हैं? कलर प्रोवाइडिंग का काम करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है वो कैसा कलर प्रोवाइड करता है? रेड या फिर पर्पल कलर प्रोवाइड करवाता है हमारे फ्लावर्स को। एंथोसायनिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये वैक्यूल्स के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्लास्टिड। देखो जो प्लास्टिड है वो क्या करेगा? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ये, तो ये कुछ हमेशा सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे, कुछ कलर प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, कुछ फूड स्टोरेज का काम करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? हैकल ने। हैकल ने सबसे पहले प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। प्लास्टिड टर्म किसने दी थी? शिम्पर ने। अब देखो 3 टाइप के हैं हमारे पास में प्लास्टिड। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूको जो वर्ड होता है ना, ये स्टार्च से रिलेटेड होता है। तो स्टार्च यानी कि फूड स्टोरेज में जो प्लास्टिड रोल प्ले करता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट टाइप का प्लास्टिड है। वो फूड को स्टोर करने का काम करेगा। फूड क्या है यहाँ पर? स्टार्च है। किस में स्टोर हो सकता है फूड? जैसे कि स्टेम के अंदर हो गया, रूट के अंदर हो गया। जो हमारे पोटैटोज होते हैं वो क्या होती है? रूट होती है, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या होती है? स्टेम होती है। ठीक है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कलर से, कैसा भी कलर हो सकता है। तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनको कलर प्रोवाइडिंग का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट टाइप के प्लास्टिड्स करते हैं। जैसे कि कैरेट होती है, वो रेड कलर की होती है, किस पिगमेंट की वजह से? क्रोमोप्लास्ट होता है वहाँ पर, और उस क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन पिगमेंट होता है। वो कैरोटीन पिगमेंट क्या करवाएगा? उसको रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही टोमेटो के अंदर कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? लाइकोपीन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब होता है यहाँ पर ग्रीन कलर से होता है मेनली। क्रोमो का मतलब कोई भी कलर दे सकता है, और क्लोरो का जो मीनिंग होता है वो ग्रीन कलर से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करवाता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हेल्प से फूड की फॉर्मेशन करवाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है।
इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन होंगी उसके पास में, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होगा जिसको हम पेरिक्लोरोप्लास्ट प्लास्टिडियल स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अब इसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा, हर ऑर्गेनेल के अंदर लिक्विड है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड था उसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था, यहाँ जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा। यहाँ पर ऐसा जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ जैसे कि ढेर लगा दिया है जैसे सिक्कों का, या फिर नोटबुक्स को ऊपर नीचे रख दिया जाए, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं थैलेकोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। इसको सिंगल को बोलेंगे थैलेकोइड, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस कंप्लीट को हम बोलते हैं ग्रेनम। इन्हीं के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करेगा। जैसे दूसरा ग्रेनम हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करके रखने का जो काम करते हैं वो किसका होता है, स्ट्रोमा लैमेली का। स्ट्रोमा लैमेली क्या करती है, दो जो ग्रेनम होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, और जो थैलेकोइड्स होते हैं वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमारे पास में थी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली थी, उसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब खुद की कुछ प्रोटीन्स ये खुद बनाएगी, और कुछ प्रोटीन्स जो राइबोसोम बनाएंगे उन प्रोटीन्स को ये लेगी। तो यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट हो सकते हैं, क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन। ये सब पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। थैलेकोइड के अंदर जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। लेकिन वो पिगमेंट इस थैलेकोइड की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ ग्रेन्यूल जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं क्वांटासोम। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, थैलेकोइड में। लेकिन थैलेकोइड में भी कोई स्पेशलाइज्ड जगह है, वो कौन सी है, इस थैलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ग्रेन्यूल जैसे यानी कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्वांटासोम बोलते हैं। इन क्वांटासोम्स के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास में थी कुछ ऑर्गेनेलीज के बारे में। अब देखो, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट था जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे थे। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए एंड आरएनए दोनों को मिला के हम कॉन्स्टिट्यूटिवली न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो स्ट्रक्चर होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस किस वजह से आता है, इस यहाँ पर क्या लिखा है, डीऑक्सी। ऑक्सी से मतलब है ऑक्सीजन, और डी का मतलब लेस। तो डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू आरएनए। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ डिफरेंस आते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड, इनकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार हम डिजीज़ वाले चैप्टर में देख लेते हैं। देखो, डिजीज़ क्या होती है, कोई भी पर्सन जब बेटर फील नहीं करता है तब हम क्या बोलते हैं कि हाँ उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, गुड फील नहीं कर रहा है। तो डिजीज़ क्या है, किसी भी पर्सन की वो स्टेट है जिसके अंदर वो फिजिकली, मेंटली या सोशली वेल बीइंग नहीं है। डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन in which he is physically, mentally and socially not well-being। ठीक है, ना तो फिजिकल ठीक हो, ना मेंटल, ना सोशल। अगर तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो पर्सन है ये हेल्दी पर्सन नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हमारे से कोई पूछे कि WHO ने हेल्थ की क्या दे रखी है, WHO होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो
फिजिकली बाहर से देखने में, मतलब जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर अगर बात करें या फिर उसके अंदर की स्ट्रक्चर्स की बात करें, ऑर्गन जो भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, मेंटल अगर उसकी हेल्थ जो है, मेंटली हेल्थ है वो ठीक है, यानी कि कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, सोशली यानी कि वो बाहर से जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन के रूप में माना जाएगा। तो हमारे पास जो डिजीज़ होती है ना वो 2 तरीके की होती है, कुछ जो स्प्रेड हो जाए और कुछ जो स्प्रेड ना हो सके पर्सन टू पर्सन। तो जो पर्सन से पर्सन स्प्रेड होती हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इस चैप्टर में आपको डिजीज़ में क्या याद करना है, सिर्फ डिजीज़ का नाम याद करना है और उसका कॉजेटिव ऑर्गन का मतलब ऑर्गेनिज्म जिसने उसको कोज करवाया है, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से वो हो रही है। जैसे कि अगर न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से। अलग अलग होते हैं, वायरस से होती हैं, प्रोटोजोवन से होती हैं, फंगल डिजीज़ भी होती हैं, हेलमिंथिक डिजीज़ भी होती हैं। हेलमिंथिक डिजीज़ के अंदर क्या आता है, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किसकी वजह से होती है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडस, जो हमने हेलमिंथ पढ़ा था, निमेटे हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथिस, वो एस्केरियासिस कोज करता है। फंगल डिजीज़ अगर किसी फंगस की वजह से हो रही है, जैसे ट्राइकोनिम्फा एक फंगस है, इसकी वजह से होती है, ठीक है। ऐसे ही हमने राउंड वॉर्म्स की वजह से पढ़ा था, एलिफेंटियासिस जो होती है वो हो जाता है। अब देखो आपके पास यहाँ पर जो भी नाम है उन नाम को अच्छे से याद करना, सिम्टम्स एक दो याद करना। अगर किसी का इंक्यूबेशन पीरियड दे रखा है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ जब पर्सन को हुई है तो उसके सिम्टम्स कितने दिन में आएंगे, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। जब पर्सन को जो भी पैथोजन है वो अफेक्ट किया है और उसके अफेक्टिंग के बाद में उसके सिम्टम्स कितने दिन के अंदर आ रहे हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अभी मैं थोड़ा सा आपको मलेरिया के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। मॉस्किटो उसके लिए वेक्टर का काम करता है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या करती है, वेक्टर का काम करता है। वेक्टर मतलब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करवाना। तो ये किस तरीके की डिजीज़ होगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। टाइफाइड जो है वो वायरस से होती है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइड किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी से। न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से हो रही है जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक। वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफ्लीज। इस प्लाज्मोडियम की 4 अलग अलग स्पीसीज होती हैं, वो स्पीसीज क्या करेंगी, अलग अलग टाइम पीरियड का फीवर देती हैं। मतलब कि जिस टाइम पीरियड के, जैसे किसी स्पीसीज ने 2 दिन का फीवर दिया, उसके बाद थोड़ा सा रुक गया, फिर उसके बाद आया वो, मतलब एक पर्टिकुलर गैप के बाद में कोई ना कोई फीवर देते हैं। इसी बेसिस के ऊपर इनको अलग अलग 4 स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैलेसिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 स्पीसीज़ हैं। इनका टाइम पीरियड जो है वो फीवर कितने दिन में आ रहा है या फिर जो भी सिम्टम्स है वो कितने दिन में अपीयर हो रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज़ को डिवाइड किया गया है। प्लाज्मोडियम की जो अफेक्टिंग स्पीसीज़ होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है, वो कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम जो है इसका लाइफ साइकिल 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट होती है, एक तो ह्यूमन बीइंग के अंदर और एक फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। तो 2 होस्ट चाहिए इसको, तो डाइजेनेटिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक 2 ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन जाता है, स्पोरोजोइट जाता है, और ये स्पोरोजोइट सबसे पहले लीवर सेल्स के अंदर जाएगा, लीवर सेल्स के बाद में आरबीसीज के अंदर जाएगा और आरबीसीज को ब्रस्ट करवा देता है, यानी कि उनको फटवा देता है, ठीक है। आरबीसी जो होती है वो बर्स्ट आउट कर जाती है। जैसे ही आरबीसी बर्स्ट आउट करती है तो उस टाइम पर एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। टॉक्सिन का नाम क्या है, हीमोजोइन। यही हीमोजोइन टॉक्सिन है जिसकी वजह से मलेरिया के अंदर चिलिंग और शिवरिंग टाइप के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ये था मलेरिया के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें से मतलब खुद से लर्न करना पड़ेगा क्योंकि कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं इसमें। अगर किसी भी पॉइंट में या किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आती है तो बता देना। बाकी 1-2 जैसे कैंसर है, एड्स है, जो भी मेन डिजीज़ है वो मैं सारी करवा दूँगी धीरे धीरे, ठीक है।
कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।